हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका एनटीपीसी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है, जो कि आपका सीबीटी 1 के लिए है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल में डाले जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 19। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि, गौतम, पतंजलि या फिर कणाद। देखिए, दर्शन शास्त्र की बात करें तो 6 प्रकार के दर्शन का वर्णन किया गया है। कितने? 6 प्रकार के दर्शन का वर्णन किया गया है। इनमें से 4 तो आपके यहाँ पे दे रखे हैं, मतलब 4 दर्शनों के प्रतिपादक का नाम यहाँ दे रखा है। 2 जो बचे हैं वो भी यहाँ नोट कर लीजिए। एक आपका है पूर्व मीमांसा और एक है आपका उत्तर मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं जैमिनी ऋषि और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक ऋषि हैं बादरायण। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम मुनि। ठीक है, गौतम ऋषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। और बात करें जो 3 बच्चे हुए, ये कणाद ने कौन सा दर्शन दिया था? तो कणाद ने दर्शन दिया था वैशेषिक। पतंजलि ने कौन सा दिया था? योग दर्शन। कपिल मुनि ने दिया था सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। गौतम ऋषि किसके हैं? न्याय दर्शन के। वैशेषिक के कणाद, योग के पतंजलि और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण। कुल मिलाकर कितने प्रकार के दर्शन है? तो 6 प्रकार के दर्शन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। एक एक्सप्रेस ट्रेन 90 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि यह औसतन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, सफर के समय को कम कर 40 मिनट तक लाने के लिए ट्रेन को किस रफ्तार से दौड़ना होगा? यानी पहले जो दूरी है वो 90 मिनट में तय कर रही है 48 की स्पीड से, अब वो 40 मिनट में तय करना चाह रही है। तो कितना चाल चलनी पड़ेगी उसे, कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा? तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। चाल दे रखी है 48 मिनट, समय कितना है? 90 मिनट। ठीक है, चाल दे रखी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है आपका 90 मिनट। 90 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग कर देंगे तो 30 से 3 बार, 30 से 2 बार, 2 से आपका कटेगा ये 24 बार और 24 दिया 72। यानी जो दूरी है वो कितनी है? 72 किलोमीटर दूरी है। अब इस दूरी को कितनी मिनट में तय करना है? तो 40 मिनट में तय करना है। तो चाल क्या होगी? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है? 72, समय कितना है? 40 मिनट। हम मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो बट्टे में कितना आएगा? 60। बट्टे में 60 का मतलब क्या है? 60 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 72 गुणा 60 बटे में 40। 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 2 से कटेगा 36 बार, 36 दिया 108। यानी जो चाल निकल के आगे वो कितनी आएगी? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में एक शब्द के साथ 4 और शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्द के वर्णों के प्रयोग से उनमें से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता? ये आपका शब्द दे रखा है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो नहीं बन सकता है? तो देखिए यहाँ पे आपको ओ दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें कहीं भी ओ नहीं है। तो यही आपका क्या है? नहीं बन सकता, बाकी तीनों आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट है, हरित खाद प्राप्त की जाती है मृत पशुओं के अवशेष से, तेली बीजों की भूसी केक से, हरे फलीदार पौधों को अपघटित करने से या फिर घरेलू वनस्पति कचरे से। तो जो हरित खाद बनती है, जिसको हरी खाद भी बोलते हैं, वो किससे बनती है? वो आपने देखी हो, जैसे मूंग की फसल हो गई या उड़द की फसल हो गई, तो इनके फली तोड़ने के बाद में क्या है? उसको खेत में ही जोत दिया जाता है, तो वो आपका हरी खाद का काम करता है। तो जो फलीदार पौधे होते हैं उनको अपघटित करने से हरित खाद बनती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से भाज्य है? 9 से भाज्य होने की शर्त क्या होती है? कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तब वो संख्या मानी जाती है कि 9 से भाज्य है। इसमें चेक करिए क्या अंकों का योग 9 से कट रहा है। तो देखिए 6 और 3 9, ये तो 9 से खत्म हो जाएगा। 6 और 2 8 और 1 9, यानी ये भी क्या है? 9 से कट रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 9 से कट रही है। बाकी का चेक करेंगे आपकी 9 से नहीं कट रही होगी। क्लियर? तो मैं शर्त क्या बताई? कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 9 से काटने के लिए जो जहाँ पे आपका 9 बन रहा हो वहाँ पे उसको जोड़ते ही नहीं है। जैसे 6 और 3 9 बनना है तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। 6 और 2 8 और 1 9, ये भी 9 से कट रहा है। तो बस इसका मतलब पूरी संख्या हमारी 9 से कट रही है। नेक्स्ट है, विलुप्त संख्या की पूर्ति करें, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? देखिए इसमें क्या लॉजिक है।
ये 8 है, 8 के सामने 8 का वर्ग दे रखा है, 11 है, 11 के सामने 11 का वर्ग है, तो 81 है, 81 के सामने या तो 81 का वर्ग आना चाहिए जो कि ऑप्शन में नहीं है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि इस संख्या का वर्ग यहाँ पे दे रखा है, तो ये 81 किसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे 9 का वर्ग होता है। 9 का वर्ग होता है तो यहाँ संख्या कौन सी आएगी, 9 आएगी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए आगे देखिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुनरावृत्ति और आवर्ती दशमलव है, यानी कि इसमें भाग देने पर किसमें पुनरावृत्ति होगी। तो देखिए जब 3 में हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.3 आएगा, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जब 13 में हम 8 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 1.8 एकम 8, 5 बचेंगे, 8 से 48, फिर आपका 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 1.625 आएगा। ठीक है, जो कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही, किसी भी अंक की रिपीटेशन नहीं हो रही है। 3 में 11 का भाग देंगे कितना आएगा, 0 पॉइंट क्या दूनी 22, 8 बचेंगे, क्या 77, 3 बचेंगे, फिर 11 दूनी 22, फिर 7, मतलब ये आपका क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं हम 0.27 पे बार। इसको इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे भी रिपीट नहीं होगा, सिर्फ रिपीट किस में हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। रिपीट का मतलब आवर्ती दशमलव। ठीक है, बार वाली जो कंडीशन बनती है ना, ये जो बार लिखते हैं, बार का मतलब क्या होता है, ये संख्या आपकी रिपीट हो रही है बार बार, ये आपकी आगे ऐसे चलती रहेगी। आपसे यही पूछा था कौन सा आपका रिपीट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आपका रिपीट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए। भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 का, या फिर अनुच्छेद 49। तो किसमें इसका वर्णन किया गया है, तो इसका वर्णन किया गया आर्टिकल 44। समान नागरिक संहिता का वर्णन किसमें किया है, आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। देखिए अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यूसीसी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, बात करें कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले, मतलब भारत के किस राज्य में लागू है, भारत के राज्य गोवा में ये लागू है, और कहीं पर भी अभी ये लागू नहीं है। उत्तराखंड ने बिल पास कर दिया पर अभी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये आपका यहाँ पे आर्टिकल 43 दे रखा है, इसका नोट कर लीजिए। आर्टिकल 43 काम में क्या है, तो 43 के काम में है कि प्रत्येक जो जैसे संस्थान होते हैं ना, उसमें कामकारों की भागीदारी, संस्थान में कामकारों की भागीदारी से संबंधित है। ठीक है, और आर्टिकल 49 में क्या है कि राज्य जो है वो जो आपके स्मारक वगैरह होते हैं उनकी रक्षा करेगा, यानी स्मारकों की सुरक्षा इसमें है, तो आर्टिकल 49 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि रिकमेंडेशन को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कुल भाषा में रिम्यूनरेशन को किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए रिकमेंडेशन से ये कोड कैसे बना है, तो पहले के जो 2 लेटर हैं वो अंत में पहुंच गए हैं उल्टे करके, बाकी सब सेम लिखा गया है, यानी ये पूरा सेम लिखा गया है। ठीक है, बाकी के जो शुरू के जो 2 लेटर हैं वो उल्टा करके अंत में लिखा गया है, तो इसका मतलब जो शुरू के 2 लेटर हैं उल्टा करके अंत में लिखने चाहिए। तो आर ई है, ई आर आना चाहिए लास्ट में, ई आर, ई आर कहाँ पर है आपका, सॉरी आर ई है तो ई आर आना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में, बाकी और किसी में नहीं है। यही क्या बनेगा, आपका राइट आंसर भी बन जाएगा। सॉरी ये नहीं बनेगा आपका, ये वाला बनेगा। आर ई का उल्टा क्या होता है, ई आर होता है, ई आर यहाँ पे, ये थोड़ी ई आर है, ई आर कहाँ पे आपका ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। क्लियर। क्वेश्चन है संपर्क प्रक्रिया यानी कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो संपर्क प्रक्रिया क्या होती है, संपर्क प्रक्रिया के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल को उत्पन्न किया जाता है। उसमें कौन सी गैस बनती है, उसमें गैस बनती है सल्फर डाइऑक्साइड, SO3। ठीक है, पहले क्या होता है, सल्फर को गर्म करते हैं, सल्फर को गर्म करने से, सल्फर को गर्म करने के बाद में सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, SO2 बनती है, तो इसका ऑक्सीजन करते हैं, तो ऑक्सीजन करने के बाद में फिर SO3 बनता है, SO3 के बाद में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी संपर्क प्रक्रिया या फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से 10 अधिक है। यदि मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं के योग का मान क्या होगा, दोनों संख्याओं के योग का मान क्या होगा। ठीक है, देखते हैं इसे। देखिए आपसे बोला गया कि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से 10 अधिक है। मान लेते एक संख्या आपकी x है, एक आपकी y है, तो x का 50%
से बाई का 40%, यानी x का 50% बाई की 40% से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 10 अधिक है। ठीक है, और बोला कि यदि मूल संख्याओं के बीच का अंतर भी कितना है, 10 है, यानी आपको बोला कि x माइनस के बाई बराबर भी कितना दे रखा है, 10 ही दे रखा है। ठीक है, अब दोनों समीकरण की सहायता से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x गुणा 50%, तो x गुणा 50% का मतलब कितना होता है, 50/100, और बाई गुणा 40% का मतलब 40/100, आप किसके हैं, 10 के। इसको अलग रखिए, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, दूसरे वाले को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 50 से कटेगा आपका 2 बार, 20 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा 5 बार, तो ये हो जाएगा आपका x/2 माइनस के 2y/5 बराबर 10। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको और आगे सॉल्व कर लिए। अच्छा, ये आपका दे रखा था x माइनस बाई बराबर 10, तो x माइनस के बाई बराबर 10 है, x माइनस के बाई बराबर 10, यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा आपको, बाई 10 प्लस बाई, ये मिल जाएगा। यदि हम x की वैल्यू यहाँ रख दें, यानी कि 10 प्लस बाई बट्टे में 2 माइनस के 2y बट्टे में 5 बराबर 10, यानी ये वाली वैल्यू उठा के हमने कहाँ रख दी, यहाँ इस वाले समीकरण में रख दी। अभी कितना हो गया, 10 प्लस बाई बट्टे में 2 माइनस के 2y बट्टे में 5 बराबर 10। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का गुणा किसमें होगा, इसमें, 5 दाई 50 प्लस के 5 बाई माइनस 2 दूनी 4y बटे में कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुणनफल, 5 दूनी 10, किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। ठीक, अब देखिए 5 बाई में से 4y कटेगा तो कितना बचेगा, बाई बचेगा, तो ऊपर बचेगा आपका 50 माइनस प्लस के बाई बराबर 10 दाई 100, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 100 में से 50 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, यानी बाई की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 50 मिल गई। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, अब x की वैल्यू भी चाहिए, तो x बराबर कितना था, 10 प्लस बाई, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस बाई, बाई की वैल्यू कितनी निकली, 50, तो कितना हो गया आपका, ये 60 हो गया। तो एक्स की वैल्यू मिल गई 60 और बाई की वैल्यू मिल गई आपको 50, दोनों का योग पूछा था, एक्स प्लस बाई कितना हो जाएगा, 60 प्लस 50 यानी कि 110, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये आपके थोड़ा लेंथी तरीका हो जाएगा, लेकिन आपको करना ऐसे भी कर सकते हो आप, यदि आप थोड़ा तेज करेंगे तो टाइम कम लगेगा। बाकी दूसरा तरीका इसका क्या है, ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करना होता है। ऑप्शन की सहायता से क्या सॉल्व करेंगे हम, देखिए दोनों का अंतर दे रखा है 10, ठीक है, इन दोनों का योग पूछा है, जो कि इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, तो अंतर 10 है, सबसे पहले हम 70 को लेते हैं। ठीक है, अंतर 10 से 70 में से 10 घटाइए, कितना बचेगा, 60, 60 का आधा आधा कर दीजिए, यानी कि 30 30। ठीक है, अंतर 10 से इसका मतलब एक संख्या 10 जोड़ दीजिए, एक में कितना हो जाएगा, 40, एक संख्या हो जाएगी 40, एक संख्या हो जाएगी 30, और दोनों कंडीशन लगा के देखिए फिट बैठा है नहीं बैठा, तो 40 का 50% होता है कितना, 20, और 30 का 40% होता है 12, क्या दोनों का अंतर 10 है, तो दोनों का अंतर 10 नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से इस पर चेक करते हैं, इसी तरीके से इस पर चेक करते हैं, तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाता। पर ये तरीका थोड़ा आपको फास्ट करना पड़ेगा, तब आपका टाइम बच पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस कंपनी ने मई 2024 को 3D प्रिंटेड इंजन वाला पहला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया, इसका रूट एयरवेज, एस्ट्रोगेट लैब्स, पिक्सल या फिर अग्निकुल कॉस्मोस, तो किसने लॉन्च किया है इसको, ये क्या आपका अग्निकुल कॉस्मोस ने 3D प्रिंटेड वाला आपका इसका ही रॉकेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि यदि कोड भाषा में तमिलनाडु को इस तरीके से लिखा जाता है तो डालमिया को कैसे लिखेंगे। सबका कोडिंग कर रखी है, टी का कोड 3 है, ई का कोड 8 है, इस तरीके से इसकी कोडिंग कर रखी है। तो डी का कोड निकालना, सबसे पहले डी का कोड कितना हमारा, डी का कोड है आपका 5, पहले 5 आएगा। ई का कोड कितना है, तो ई का कोड है 8, 8 आ जाएगा। एल का कोड कितना है, तो एल का कोड है आपका 5वें नंबर पर कौन सा, 4, 8 सॉरी 5 8 4, 5 8 4 किसमें, इसमें है, इसमें है, ये दोनों तो आपके आंसर नहीं होंगे। एम का कोड चेक करिए, एम का कोड यहाँ पे कितना है, एम का कोड है यहाँ पे 7, ठीक है, तो पे आएगा 7 आ जाएगा। और आई का कोड कितना है, आई का कोड है आपका 2, तो 2 आएगा। 5 8 4 7 2, 5 8 4 7 2 किसमें है, इसमें है, तो यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ए का कोड हो रहेगा, वो भी आपका 8 आ जाएगा अंत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1750 में, 1853 में, 1760 में, और फिर 1815 में। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, यानी सर्वप्रथम कहाँ हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, तो इंग्लैंड में ही हुई थी।
कब हुई थी? 1750 में। क्लियर? नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु की लागत पर 20% का लाभ है तो इसके विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कीजिए। यानी अभी लाभ की गणना किस पर होता है? लागत मूल्य पर कर रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि विक्रय मूल्य पर करें तो हमारा लाभ कितने परसेंट को शो करेगा। देखिए लाभ कितना है, तो लाभ हमारा 20%। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है। 1/5 का मतलब ये 5 रुपये हमारा सीपी है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, तो एक का हमारा क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, यही तो मतलब हुआ इसका। नहीं, यदि हमारा 5 रुपये क्रय मूल्य है तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है? एसपी मतलब कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस के लाभ, यानी कि कितना हो जाएगा? 6। ठीक, 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब क्या है कि 5 रुपये की चीज 1 के लाभ पर बेची जा रही है, यानी कितने पे बेची जा रही है? तो 6 पे बेची जा रही है। अब वो कह रहा है वो अपने लाभ की गणना किस पे करना चाह रहा है? तो विक्रय मूल्य पे करना चाह रहा है, यानी जो 1 रुपये का लाभ हुआ है वो कितने पे पूछ रहा है? 6 पे पूछ रहा है। तो 1 का लाभ 6 पे कितने परसेंट हो जाएगा? तो 1/6 किसके बराबर होता है? 16.66% के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, यदि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा है, घटा का अर्थ भाग है, तो अच्छा भाग का अर्थ क्या है? जमा है। गुणा का अर्थ क्या है? घटाओ। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा। प्लस का अर्थ क्या है? भाग। तो इस समीकरण का मान बताइए। देखिए समीकरण का मान बनाते हैं। कोष्टक में दे रखा है 120 प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? भाग, तो हम भाग लिख लीजिए 6। गुणा, गुणा का अर्थ क्या है? घटाओ, यहाँ घटाओ लिख लीजिए कोष्टक बंद। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा कर दीजिए 10। और भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है जमा, जमा मतलब प्लस। ठीक है, अब ये आपका समीकरण बन गया नया। इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर चीजें सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। तो 120 में 6 का भाग करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा। 20 माइनस के 10, ठीक है, गुणा 10 प्लस के 5। 20 में से 10 गया, कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10 गुणा 10 प्लस के 5। अब नंबर किसका आएगा? गुणा का। तो 10 गुणा 10 कितना होता है? 100। 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 105। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? देखिए आपने वो देखा होगा, जो मतलब जो उसके बिजली के मिस्त्री होते हैं उनके पास में एक तरह का स्क्रू ड्राइवर होता है, जो उसमें तार पर लगाते हैं तो उसमें लाइट चलती है। उसमें क्या लगा होता है? उसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ठीक है, वो विद्युत धारा का ही पता करने के लिए होता है। तो विद्युत धारा का पता लगाने कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और वोल्ट मीटर से क्या नाम थे? विभवांतर। विभवांतर नापने का काम किसका है? वोल्ट मीटर का। अमीटर से भी विद्युत धारा नापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम सामुद्रिक यात्री कौन था? सामुद्रिक यात्री कौन था जिसने समुद्र के माध्यम से पृथ्वी की परिक्रमा की थी? कौन था वो? तो वो था आपका मैगलेन, फर्डिनेंड मैगलेन। ठीक है, ये क्या था? ये समुद्री यात्री था जिसने पृथ्वी की पूरी यात्रा की थी। क्लियर? देखिए मैगलेन से एक चीज याद आ गई कि एक मैगलेन जल संधि भी है। ठीक है, मैगलेन जल संधि, मैगलेन जलमार्ग कह लीजिए या फिर जल संधि कह लीजिए। मैगलेन जलमार्ग ये कहाँ पर है? ये किसको अलग करता है? जल संधि। तो ये अलग करता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना को किससे अलग करता है? तो फॉकलैंड द्वीप से अलग करता है। अर्जेंटीना को अलग करता है फॉकलैंड से। ठीक है, अर्जेंटीना को फॉकलैंड द्वीप से अलग करता है। ये जो मैगलन जलमार्ग है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नाविकों का कब्र, नाविकों का कब्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 1296 भागित 24 गुणा 0.75। तो क्वेश्चन मार्क का मान बताना है कितना आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। आपको दे रखा है 1296 भागित 24 गुणा 0.5। तो 24 गुणा 0.5, 0.75 सॉरी, 24 गुणा 0.75। तो 0.75 का मतलब कितना होता है? 3/4 होता है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर चीजें सॉल्व करेंगे, 4 से कटेगा 6 बार, 6 तिया 18। तो ये हो जाएगा आपको 1296 भागित 18। यही तो होगा।
इसको काट लीजिए। तो 1296 में किसका भाग करना है आपको? 18 का भाग करना है। 18 से भाग करिए। 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 7 बार कटेगा। फिर कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 18 दूनी 36, तो आपका 72 बार कट जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा? 72, ऑप्शन नंबर 1। निम्न श्रृंखला की विलुप्त कड़ी का पता लगाइए। आपको बताना है क्या आएगा। तो देखिए जेड है, जेड से एक कम किया बाई, बाई से एक कम किया एक्स, एक्स से कम करेंगे कितना आएगा? डब्लू आएगा, जो कि आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है सबसे पहले, बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो भारत का राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर आपका आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश, इस क्रम में है। आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? सबसे ज्यादा ग्रामीण पढ़े लिखे कहाँ पर है? तो वो है आपके केरल राज्य में। ठीक है, और सर्वाधिक साक्षरता भी कहाँ पर है? सर्वाधिक साक्षरता वो भी आपकी केरल में ही है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? वो भी आपका केरल में ही है। लिंगानुपात के मामले में लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पर है? वो भी आपका केरल में ही है। और सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? वो भी आपका केरल में। और केरल को ही बोला जाता है, केरल को क्या बोलते हैं? देखिए जगह थोड़ी कम पड़ जाती है। केरल को बोला जाता है भगवान का घर, भगवान का अपना देश, भगवान का अपना घर है या अपना देश। भगवान का देश कौन सा बोला जाता है? तो केरल को ही बोला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा में 30 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 17 वर्ष है। 30 लड़कों की एवरेज आयु कितनी है? 17 वर्ष है। उनमें से एक 18 वर्ष की आयु का लड़का कक्षा छोड़कर चला जाता है और नया लड़का कक्षा में प्रवेश लेता है, और इस प्रकार औसत आयु कितनी हो जाती है? 16.9। 16.9 का मतलब कितना? 0.1 जो वर्ष है वो घट गया है, यानी पहले एवरेज 17 वर्ष था, अब कितना रह गया है? 16.9 रह गया है, 16.9 रह गया है। 16.9 का मतलब 0.1 क्या है? घट गया है एवरेज। पूछा क्या? नए लड़के की आयु बताइए। तो देखिए, यदि लड़का जो आया है वो भी 18 साल का होता, जितना कि वो गया है, जितना लड़का उम्र का गया है उतना ही उम्र का नया लड़का आता, तो हमारे जो पहला औसत था वही हमारा एवरेज बना रहता। लेकिन जो लड़का आया है वो क्या है? कम आयु का आया है, जितने गया है उससे कम आयु का आया है, जिसकी वजह से औसत हमारा क्या है? घट गया है। तो कितनी कम आयु का आया है? उसे आना चाहिए था कितने साल का? 18 साल का आना चाहिए था, लेकिन कितना कम आया है? तो सब पे कितनी कमी हुई है? 0.1 की कमी हुई है। कितने पे? तो 30 पे। 30 पे 0.1 की कमी, कुल मिला कितनी कमी हो गई? तो पॉइंट हटाएगा, बटे में 10 आ जाएगा, 10 से खत्म। 3 वर्ष की क्या है? कमी हुई है। तो 18 का आना चाहिए था, 3 वर्ष कम लेके आया है, तो कितने का होगा वो? 15 वर्ष का होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। देखिए संख्याओं की श्रृंखला में एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या का पता लगाइए। 17, 19, 23, 29, 33, 37 और 41। देखिए ये सभी क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है, जबकि 33 क्या है? इसमें से भाज्य संख्या है, और यही क्या है? आपकी अन्य सबसे अलग है। सल्तनत काल में उलूक दावा किस व्यवस्था से संबंधित थे? उलूक और दावा ये किससे संबंधित थे? अश्वारोही, डाक व्यवस्था, कर व्यवस्था या फिर दान व्यवस्था? तो उलूक और दावा का संबंध था आपका डाक व्यवस्था से। ठीक है, किससे था? डाक व्यवस्था से। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन बताना है सल्तनत काल से संबंधित। तो क्वेश्चन है आपका, सल्तनत काल की प्रथम मुस्लिम शासक कौन थी? सल्तनत काल की प्रथम मुस्लिम शासक कौन थी? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर और घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी? ये 4:30 का मतलब क्या है? किस तरीके से बना होगा? तो ये 12 होता है, ये आपका 3 होता है, 4 कहाँ पे आपका? यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ आएगा और 6 यहाँ पे आएगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, 4:30 का मतलब क्या होगा? कि जो घंटे वाली सुई होगी वो तो 4 और 5 के बीच में होगी घंटे वाली, और मिनट वाली कहाँ होगी? मिनट वाली होगी आपकी 6 के ऊपर,
ये 6 है, ये 3 है और ये आपका 12 है। तो मिनट वाली सुई तो 6 के ऊपर होगी और जो घंटे वाली सुई होगी वो 4 और 5 के बीच में होगी, तभी तो 4:30 बजेंगे। अब आपसे बोला है कि जो घंटे मिनट वाली सुई है वो किस दिशा की ओर है? पूर्व दिशा की ओर। यानी ये दिशा कौन सी है? ये दिशा आपकी पूर्व है। पूछा कि जो घंटे वाली सुई है वो किस दिशा की ओर है? ये पूर्व है, तो ये कौन सा होगा? पश्चिम होगा। पूरब की बाईं ओर कौन सा होता है? उत्तर। तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा यानी ये दिशा कौन सी होगी? ये दिशा होगी आपकी उत्तर पूरब। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, घंटे वाली सुई की दिशा पूछी थी, तो कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूरब। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे 2024 का विषय क्या है? इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आपकी रेजिलियंट टूरिज्म, बिल्डिंग बैक बेटर, इनोवेशन एंड सेल्फ रिलायंस, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, या फिर लेट कम्युनिटीज लीड। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आपकी रेजिलियंस टूरिज्म, बिल्डिंग बैक बेटर। ये आपका कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है आपका 17 फरवरी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए दंडारेख का क्वेश्चन है। ये दंडारेख दे रखा है। दंडाग्राफ में किसी विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। ये आपके अंक दर्शाए गए हैं किसी विद्यार्थी के। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आपका दूसरे पेज पे है तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। ये डेटा देख लीजिए एक बार। देखिए सबसे ज़्यादा किसमें है? सबसे ज़्यादा है आपके 90 किसमें है? गणित में। और सबसे कम किसमें है? सबसे कम आए आपके इतिहास में। कितने आए? तो 20 नंबर आए। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन है विद्यार्थी किस विषय में कमजोर है? कमजोर का मतलब सबसे कम किस सब्जेक्ट में आए? तो मैंने अभी आपको बताया था किसमें आए? सबसे कम इतिहास में आए। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई तालिका 6 कंपनियों द्वारा बेची गई ट्रक की संख्या को दर्शाती है। कंपनी दे रखी है, ट्रक की संख्या दे रखी है। क्वेश्चन पे आइए। एल द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या, एल द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या जे द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या का कितने परसेंट है? जे कितना है? 40। यानी जो 80 है वो 40 का कितने परसेंट है? गुणा कर दीजिए 100 का परसेंटेज निकालने के लिए। 40 से कटेगा 2 बार, 2 इंटू 100 200। यानी कितने परसेंट है? तो 200 परसेंटेज है। ठीक है, नेक्स्ट है। एक समूह में 50 व्यक्ति हैं, इनमें 6 व्यक्ति केवल हिंदी बोल सकते हैं, 20 व्यक्ति केवल पंजाबी बोल सकते हैं और 30 व्यक्ति दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। बताइए कुल कितने व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं? तो देखिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं पहले। देखिए एक तो हिंदी वाला हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा पंजाबी वाला। ये हिंदी वाला हो जाएगा, ये पंजाबी वाला। केवल हिंदी कितने बोल सकते हैं? तो केवल हिंदी वाले कितने थे? 6 व्यक्ति थे। और केवल पंजाबी वाले कितने थे? 20 वाले। अब टोटल व्यक्ति कितने हैं? 50 हैं। तो इसका मतलब दोनों बोलने वाले कितने बच्चे होंगे? तो 50 में से 20 और 26 घटा दीजिए। कितने बचे? 24। यानी 24 व्यक्ति ऐसे होंगे जो दोनों भाषा को बोल रहे होंगे। ठीक है, अब ये 24 हिंदी वाले को लेकर अंदर भी आ रहा है। तो हिंदी बोलने वाले कुल व्यक्ति कितने हो गए? 6 + 24 यानी कि 30। तो हिंदी वाले कितने हो गए? हिंदी वाले हो गए 30। ठीक है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? यानी वो कौन सा दर्शन है, कौन सा स्कूल है जिसमें ग्रीक, रोमन और बौद्ध आर्ट तीनों को शो किया गया है? मौर्य, शुंग, गंधार या गुप्त। तो तीनों का जो छवि मिलती है वो किसमें मिलती है? वो आपकी गंधार शैली में मिलती है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर एक बिंदु एक्स और क्यू आर पर एक बिंदु वाई इस प्रकार है। कुछ त्रिभुज बना लेते हैं पहले पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू और आर। पी आर एक बिंदु, पी आर पर एक बिंदु, पी आर पर एक बिंदु कौन सा है? एक्स है, ये एक्स है आपका। और क्यू आर पर एक बिंदु बाई है, क्यू आर पर कितना है? बाई। ठीक है, ये हमने मान लिया बाई है। पी आर कितना है? 10। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 है। और आर एक्स कितना है? तो सॉरी पी आर कितना है? 10 है। और आर एक्स कितना है? 4। आर एक्स कितना है? 4। ये 4 है और ये पूरी दूरी कितनी है? 10 है। तो ये कितना बचा? पार्ट 6 बचा। बाई आर कितना है? बाई आर आपका 2 है, ये 2 है। और क्यू आर कितना है? क्यू आर यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 है। तो ये दूरी कितनी बचेगी? 3 बचेगी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये आपका ऑप्शन निकालना है। तो देखिए यदि हम एक्स वाई को मिला दें इस तरीके से, यदि हम एक्स वाई को इस तरीके से मिला दें तो पी एक्स बटे में क्यू आर, पी एक्स बटे में क्यू आर, पी एक्स बटे में क्यू आर बराबर कितना होगा?
पी एक्स बटे में क्यू आर बराबर होगा 6/4 बराबर 3/2, यानी 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 3/2 हो जाएगा, यानी पी एक्स बटे में क्यू आर बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, यानी इन दोनों का जो अनुपात निकल के आएगा वो 3/2 अनुपात निकल के आया। अब बात करें क्यू वाई बटे में बाई आर, तो क्यू वाई बटे में बाई आर कितना है, ये भी आपका अनुपात कितना है 3/2, 3/2, यानी इन दोनों का अनुपात बराबर है इन दोनों का अनुपात। जब इन दोनों का अनुपात बराबर इन दोनों का अनुपात होता है तो ये वाली जो रेखा होती है, वही वाली जो रेखा होगी एक दूसरे क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। यानी जब अनुपात बराबर होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, त्रिभुज की कंडीशन में। तो जो आपका पहला ऑप्शन है एक्स वाई, यानी कि ये वाली जो रेखा है वो पी क्यू के समांतर होगी, वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। एक परीक्षा में 5 छात्र ए बी सी डी और ई उपस्थित हुए। यदि सी को बी से 5 अंक कम मिले, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले और ए को बी से और ए से 20 अंक कम मिले हों, एवं ई को बी से 22 अंक अधिक मिले हों और बी को कुल 40 अंक मिले हों, तो ई को कितने अंक मिले। देखिए व्यक्ति कितने, टोटल 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, बनाते हैं डेटा। ए बी सी डी और ई, 5 लोग हैं। अब बी को कितने मिले थे, बी को मिले थे 40, ई का 40 लिख लिया। अब क्वेश्चन पढ़िए, सी को बी से 5 अंक कम मिले, सी को बी से 5 अंक कम मिले, इसको 35 अंक मिले होंगे। डी को बी से 10 अंक अधिक मिले, तो डी को कितने मिले थे, 50 मिले होंगे, क्योंकि डी को बी से 10 अंक अधिक मिले हैं। और ए से 20 अंक कम मिले, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले और ए से 20 अंक कम मिले, इसका मतलब ए को कितने मिले होंगे, 70 मिले होंगे, तभी तो 20 अंक कम मिलेंगे डी के। ठीक है, एवं ए को बी से 22 अंक अधिक मिले, ई को बी से 22 अंक अधिक मिले, तो इसका 22 अंक अधिक मिले, इसका मतलब इसको कितने मिले होंगे, 62 अंक अधिक मिले, 62 अंक मिले होंगे। पूछा किसका था, ई का ही पूछा है, तो ई का नंबर कितना जाएगा, 62, ऑप्शन नंबर 4। देखिए आपको ए के, सी के और डी के निकालने की जरूरत थी ही नहीं, जब आपको दे रखा था बी को मिले हैं 40 और बी से 22 अंक अधिक मिले हैं ई को, तो कुल मिला के 22 + 40 कितना हो जाएगा, 62, डायरेक्ट आंसर निकला था। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखिए। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है आपका क्रे के 1S। किस देश का है, यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वो है आपका फ्रंटियर, फ्रंटियर नाम का सुपर कंप्यूटर है। ये किस देश का, ये भी आपका यूएसए का है। बात करें भारत के सापेक्ष में, तो भारत के मामले में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का सबसे तेज कौन सा है, एरावत, कौन सा है, एरावत है। ठीक है, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। ठीक है, परम 8000। भारत के मामले में बात करेंगे, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको बोलते हैं, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक, जनक कौन है, तो जनक है विजय भटकर। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है तो 27वां दिन कौन सा होगा, तो 27 में से 10 माइनस करिए पहले, तो कितना बचा, 17, 17 में 7 का भाग कर दीजिए, 17 में 7 का भाग करेंगे कितना शेषफल आएगा, 3 शेषफल आएगा, जितना शेषफल आया उतना दिन जोड़ दीजिए। 10वां दिन शनिवार था, तो 27वां दिन कितना होगा, शनिवार प्लस के 3 दिन, कितना हो जाएगा, शनिवार में जब 3 दिन जोड़ेंगे तो रविवार, सोमवार और मंगलवार, कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार। ठीक है, तो जो अंतर होता है उसमें 7 से भाग करते हैं और जो शेषफल निकल के आता है उसको हम जोड़ देते हैं, तो कौन सा दिन हो जाएगा, 27 तारीख को तो शनिवार हो जाएगा, सॉरी मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपए के 4 की दर से केले बेच दिए, उसका लाभ परसेंटेज बताइए। देखिए 5 रुपए में 6 केले खरीदे तो एक केला कितने का पड़ा, एक केले का क्रय मूल्य, एक का सीपी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सीपी हो जाएगा, 6 केले खरीदे उसने 5 रुपए के, तो एक कितने खरीदेगा, 5/6 रुपए का।
एक का एसपी यानी एक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3 रुपए में 4 की दर से बेचे, यानी 4 केले बेचे 3 रुपए के, तो एक केला कितने का बेचा होगा, 3/4 रुपए का। ठीक है, अब लाभ परसेंटेज पूछा है, तो देखिए क्रय मूल्य क्या है आपका अधिक है, विक्रय मूल्य क्या है कम है, तो यहाँ पर लाभ तो होगा नहीं, पहली बात यहाँ पे क्या होगी, हानि होगी, क्या होगी, हानि होगी। अब हानि कितने परसेंट की होगी वो निकाल लेते हैं, तो देखिए यहाँ निकालते हैं इसको। सीपी दे रखा है 5/6, एचपी दे रखा है 3/4, एक का क्रय मूल्य दे रखा है 5/6, एक का विक्रय मूल्य दे रखा है 3/4। अब क्या करिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए, 4×5 = 20, 6×3 = 18, यानी 20 वाली चीज कितने बेची जा रही है, 18 में बेची जा रही है। कितने के नुकसान पे बेची जा रही है, तो 2 के नुकसान पे बेची जा रही है। तो 2 का नुकसान हो रहा है कितने पे, क्रय मूल्य पे, यानी कि 20 पर। कितने परसेंट का नुकसान हो जाएगा, गुणा कर देंगे 100 का, 2 से कटेगा आपका ये 10 बार, 10 से कटेगा आपका ये 10 बार, यानी कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा, 10% की क्या होगी, हानि होगी, क्या होगी, हानि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, केंद्र में द्वैध पूछा जाता है। केंद्र में द्वैध शासन 1935 के एक्ट के द्वारा किया गया था, जबकि राज्यों में द्वैध शासन, राज्य बोल लीजिए या फिर प्रांत में, राज्यों में द्वैध शासन किस एक्ट से किया गया था, तो 1919 के एक्ट से किया गया था, और केंद्र में 1935 के एक्ट के द्वारा किया गया था। बात करें 1909 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म की, तो इस एक्ट रिफॉर्म के द्वारा, इस सुधार के द्वारा क्या किया गया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की गई थी, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और 1919 को जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, उसकी उसकी खासियत क्या थी, एक तो राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया था, दूसरा इसको बोला जाता था, जो 1919 का रॉलेट एक्ट आया था उसको बोला जाता था कि काला कानून, इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। इसी को बोला जाता कि बिना, इसको बोला जाता था बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून। ठीक है, बिना वकील वाला कानून भी किसको बोलते हैं, तो 1919 के रॉलेट एक्ट को ही बोला जाता है। ठीक है, 1947 के बाद शुद्ध अधिनियम के द्वारा क्या है, भारत आजाद हुआ था, भारत को स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह चुनिए, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। देखिए, ए का संबंध किससे है, जी से, कितना जोड़ा गया, ए का नंबर 1 होता है, जी का नंबर 7 होता है, तो कितना ऐड किया गया है, प्लस के 6 को ऐड किया गया है, तो सी में कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, प्लस के 6 ऐड करना पड़ेगा, तो सी में जब 6 जोड़े कितना आएगा, आई आएगा। आई की शुरुआत किस में हो रही है, ऑप्शन नंबर सिर्फ 4 में ही हो रही है, और किसी से शुरुआत नहीं हो रही है, तो यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, इससे आपका आंसर निकल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x ऊंचाई वाले एक बेलन 2x त्रिज्या वाले एक गोले से इस प्रकार परिगत है कि बेलन के 32 छोर गोले पर 2 लघुवृत्त हैं, बेलन के बकपष्ठी क्षेत्रफल का गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। देखते हैं इसे। देखिए यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है वो इस तरह से दे रखी है कि एक बेलन के एक गोले के अंदर क्या बना हुआ है, बेलन बना हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका एक गोला है, इसका के अंदर क्या है, ये इस गोले के अंदर एक बेलन बना हुआ है इस तरीके से। इस बेलन की ऊंचाई कहाँ है, ये आपकी बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी रखी है, 2x ऊंचाई दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 2x है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x होगी, यहाँ भी दूरी कितनी होगी, x होगी, क्योंकि पूरी दूरी क्या है, पूरी दूरी आपकी 2x है। अब बेलन की 2x त्रिज्या वाले गोला, गोला की त्रिज्या कितनी है, 2x, तो गोला की एक केंद्र है और यहाँ से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, तो ये दूरी कितनी होगी, 2x होगी, और केंद्र से परिधि तक की दूरी भी 2x ही मतलब त्रिज्या ही होगी, तो ये भी 2x होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बेलन का बकपष्ठी क्षेत्रफल और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, ये तो बेलन की ऊंचाई निकल के आई है ना 2x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल के आई है x, तो बेलन की त्रिज्या बताइए, त्रिज्या कितनी होगी। तो आपको बताया कि जो ये आपकी ऊंचाई जो होती है वो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती है, केंद्र पर इसके मतलब
क्या कहते हैं, बेलन के उस पर क्या बोलते हैं इसको, बेलन के जो सर्कल बना होता है नीचे, उस पर यहाँ पे 90 का कोण बनता है, और ये दे रखा है 2x, ये दे रखा है x। तो ये हम बेलन की त्रिज्या मान लें r, क्या मान लें r। तो r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो r क्या आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो r बराबर क्या होगा, अंडर में कर्ण का वर्ग यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस के लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, अंडर में 4x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर यानी कि अंडर में 3x स्क्वायर यानी कि x√3। तो बेलन की त्रिज्या कितनी मिल गई हमको, x√3 मिल गई। और जो गोले की त्रिज्या वो कितनी है, 2x है। अब पूछा किसका, बकपष्ठी क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो देखिए गोले का बकपष्ठी क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का होता है, पहले किसका पूछा है, पहले पूछा है बेलन का। ठीक है, कोई बात नहीं, तो पहले बेलन का निकाल लेते हैं। तो बेलन का बकपष्ठी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बेलन का बकपष्ठी क्षेत्रफल होता है 2πRh। ये हो जाएगा 2πr की वैल्यू कितनी है, x√3, और बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो x + x यानी कि 2x है। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2x दे रखी है। ठीक है, ये तो हो गया बेलन के बकपष्ठी क्षेत्रफल। अब निकालते हैं गोले का। गोले का कितना हो जाएगा, गोले का होता है 4πr²। अब 4π, और बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की सॉरी गोले की त्रिज्या कितनी है, 2x है। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर यानी कि 4π × 4x²। ठीक है, दोनों का अनुपात पूछा है तो दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। बेलन का क्षेत्रफल बटे में गोले का क्षेत्रफल बराबर 2π × x√3 × 2x बटे में 4π × 4x²। x × x² से ये वाला x² खत्म। ठीक है, पाई से पाई खत्म, 2 से कटेगा आपका ये 2 बार, और इस 2 से ये वाला 2 भी खत्म। ऊपर बचेगा सिर्फ √3 और नीचे बचेगा सिर्फ 4। ठीक है, तो दोनों का अनुपात कितना आ गया, दोनों का अनुपात आ गया √3:4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, कुलदीप राय शर्मा, श्रीकांत, एकनाथ शिंदे, अमोल राम सिंह कोले और उपरोक्त सभी। और ये पुरस्कार किसको मिला है, ये तीनों को ही मिला है। ठीक है, वैसे तो कुल 5 लोगों को मिला है, इसमें से 3 नाम आपको यहाँ दे रखे हैं, 2 नाम आपके और भी हैं। कुल कितने लोगों को मिला है, तो ये 5 लोगों को मिला है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक पंखे में सदैव होते हैं, एक पंखे में सदैव क्या होते हैं, स्विच होता है, ब्लेड होते हैं, तार होते हैं, या फिर रेगुलेटर होते हैं। एक पंखे में सदैव क्या होंगे, एक पंखे में सदैव ब्लेड जरूर होंगे। ठीक है, पंखे में क्या होंगे, ब्लेड जरूर होंगे। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में दिए विकल्पों में से विषम शब्दयुग्म को चुनिए। ऑक्सीजन, जल, गैस, ओजोन, ठोस, लोहा, तरल, जल। देखिए ओजोन क्या होती है, गैस होती है, लोहा क्या होता है, ठोस होता है, जल क्या होता है, तरल होता है, लेकिन जल ऑक्सीजन नहीं होता है। तो यही क्या हो जाएगा, अन्य 3 से भिन्न हो जाएगा। ये इसकी अवस्था दे रखी है इधर। लोहा कैसा होता है, ठोस होता है, ओजोन कैसी होती है, गैस होती है, जल कैसा होता है, तरल होता है। तो आपका ये अन्य से भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलुप्त होने के कगार पर है, क्या है। तो डुगोंग क्या है, एक प्रकार का समुद्री जीव है, वो तो आपको दे ही रखा क्वेश्चन में। और दूसरा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समुद्री गाय। समुद्री गाय बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका जो तमिलनाडु वाला तट है, तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी में मिलता है। हाँ, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का ये वो है स्तनधारी। ठीक है, गाय स्तनधारी होती है, समुद्री गाय बोला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्तनधारी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, जबकि एक कार्य को आरंभ करता है। ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 7 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, 7 8 56। मान लिया टोटल जो काम है वो 56 है। इसको ए 7 दिन में करा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 8 यूनिट काम करेगा। और ये बी 8 दिन में करा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 7 यूनिट काम करेगा। ठीक है, पहले दिन ए काम करता है, फिर दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है, इस तरीके से काम होगा।
तो पहले दिन ए कितना काम कर देगा, 8 यूनिट काम कर देगा। दूसरे दिन बी आएगा, बी कितना काम करेगा, बी 7 यूनिट काम कर देगा। फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर 8 यूनिट काम कर देगा। फिर बी आएगा, फिर 7 यूनिट काम कर देगा। तो कुल मिला के 2 दिन में कितना काम करते हैं, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी। तो 2 दिन में कितना काम करते हैं, तो ये काम करते हैं आपके 15 काम। 8 यूनिट काम करता है ए और 7 यूनिट काम करता है बी। तो 2 दिन में कितना काम करते हैं, 2 दिन में करते हैं 15 काम। काम हमें करना कितना है, 56 काम करना है। तो 56 काम करने के लिए हमें कितना टाइम टाइम लगेगा, तो 56 में आप 15 से भाग करिए पहले, तो कितना हो जाएगा, तो 15 तिया 45, कितना बचेगा 11, 11 बट्टे में 15। ठीक है, यानी 3 जोड़े आपके पूरे पूरे बन जाएंगे। 2 दिन में 15 काम, 15 काम करने में इसको 2 दिन लगते हैं। तो 3 जोड़े बनना है यहाँ पे। तो कुल मिला के अगला 15 काम में 2 दिन लग जाएंगे, फिर अगले 15 काम में 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के 2 तिया 6, 6 दिन में कितना काम हो गया, 15 तिया 45। ठीक है, यहाँ पे भी 2 से गुणा करके निकाल सकते थे 6। तो 6 दिन में कुल मिला के 45 काम हो गया। आपके नंबर किसका आएगा, फिर एक आएगा, ये 8 काम कर देगा 7वें दिन। ठीक है, फिर अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा। अब काम कितना हो चुका है, 45 और 8 53। काम कितना बचा, 3 काम बचा। 56 में से 53 काम हो चुका है। काम कितना बचा, 3 यूनिट काम बचा। इस 3 काम को कौन करेगा, बी करेगा। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7 काम। तो 3 काम को करने में कितना समय लगेगा, 3/7 दिन का समय और लग जाएगा। इसका मतलब आपको 7 दिन लगेंगे पूरे पूरे, उसके अलावा 3/7 दिन और लगेंगे। तो कुल जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 7 सही 3/7 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित आकृति में आयत आर्टिशियंस को प्रदर्शित करता है। आयत किसको कर रहा है, आर्टिशियंस को। ठीक है, वृत्त इलेक्ट्रेट्स को, त्रिभुज फोटोग्राफी को, और वर्ग फुटबॉल को। ठीक है, पूछा क्या है, अक्षरों का कौन सा समूह फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है जो फोटोग्राफर भी है और आर्टिशियंस भी है। यानी फुटबॉल वाले होने चाहिए, फोटोग्राफर होने चाहिए और आर्टिशियंस होने चाहिए। अब देखिए आर्टिशियंस किसको है, आयत को। ये आर्टिशियंस का है। ठीक है, आर्टिशियंस। और हमें चाहिए किसको, कौन सा वाला चाहिए, हमें चाहिए फुटबॉल वाला। फुटबॉल किसको दर्शाता है, वर्ग फुटबॉल को। ठीक है, ये हो गया फुटबॉल वाला। और हमें चाहिए आपका फोटोग्राफर वाला कौन सा है, त्रिभुज फोटोग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा कि अक्षरों का कौन सा समूह उन फुटबॉल खिलाड़ियों को दर्शाता है जो फोटोग्राफर भी है और आर्टिशियंस दोनों है। यानी कुल मिला के इन तीनों आकृतियों में आपको कॉमन आकृति ढूंढना है, कॉमन नंबर ढूंढना है। त्रिभुज में भी हो, आयत में भी हो, और फुटबॉल वाले में यानी कि इसमें वर्ग में भी हो। तीनों में कॉमन क्या है आपका, ये डी कॉमन है तीनों में। ठीक है, तो डी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मलक्का जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है। जल डमरू मध्य का काम क्या होता है कि स्थल आकृतियों को अलग करता है और जल आकृतियों को ये जोड़ता है। तो मलक्का किन दो को अलग करता है, तो ये करता है मलय प्रायद्वीप यानी मलेशिया वाला देश और इंडोनेशिया को अलग अलग करता है। ठीक है, इंडोनेशिया का सुमात्रा जो द्वीप है उसको अलग करता है और मलय प्रायद्वीप को अलग करता है। ठीक है, इसकी मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ थोड़ा मैप में। देखिए ये आपका क्या है, दुनिया का मैप है। ठीक है, ग्लोब है। इसमें आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो आपका ये मलक्का जल संधि है वो कहाँ पर है, ये देखिए, ये तो अपना भारत है। इस भारत के इधर आएंगे पूर्व में साउथ ईस्ट की तरफ, तो ये आपका यहाँ पे इंडोनेशिया है ये वाला। देखिए ये वाला इंडोनेशिया है, ये वाला आपका मलेशिया है। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ये आपका मलेशिया है, ये आपका इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करने वाला जो रेखा है, ये वाला जो बीच का हिस्सा है, ये कौन सा है, ये आपका मलक्का जल संधि है। कौन सी है, मलक्का जल मार्ग है, जल डमरू मत बोल लीजिए, एक ही बात है। तो ये कौन सा है, मलक्का है। ठीक है, इस मैप के माध्यम से मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ, वो क्या, देखिए ये आपका यूरोप है, आपको पता ही होगा। ये आपका अफ्रीका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, अभी इसी इसी वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि बताई थी, वो कहाँ पर है, देखिए वो आपके यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका अर्जेंटीना वाला हिस्सा है ये वाला, और ये आपको यहाँ पर फॉकलैंड द्वीप लिखा हुआ आ रहा होगा। तो अर्जेंटीना और फॉकलैंड के बीच में यहाँ पे जो जल मार्ग पड़ता है, ये कौन सा है, आपका फॉकलैंड है। सिर्फ फॉकलैंड नहीं, मैगलन, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैगलन जल संधि। तो ये जो हिस्सा है आपका मैगलन वाला है। ठीक है,
अब इसके अलावा आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यूरोप को और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, जल डब्ल्यू मध्य का नाम क्या है। तो यूरोप ये है, अफ्रीका ये, इन दोनों को अलग करता है आपका ये वाला हिस्सा। यहाँ पे कौन सी जल संधि है, तो यहाँ पे आपकी जिब्राल्टर है। कौन सी है, जिब्राल्टर। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, इन दोनों को अलग कौन करता है, यहाँ पे जिब्राल्टर है। ये आपका अफ्रीका है, ये आपका एशिया है। एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला कौन सा है, यहाँ पड़ता है आपका स्वेज नहर। कौन सा है, स्वेज नहर। ठीक है, तो एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है, स्वेज नहर अलग करता है। यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है, जिब्राल्टर जल संधि। और ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ और साउथ को अलग करने का काम कौन होता है, यहाँ पे आपकी पनामा नहर। कौन सी नहर है, पनामा नहर, तो जो दोनों को अलग करता है। ठीक है, अब बात करते हैं जोड़ने का काम किसको करता है। तो जो पनामा नहर है किस किसको जोड़ता है, तो ये आपका प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और जो आपकी जिब्राल्टर जल संधि किस किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जो आपकी पनामा नहर है वो किस किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा था आपका, मलक्का जल संधि। जल संधि किसको जोड़ती है, चीन सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। यहाँ पे एक छोटा सा अंडमान सागर भी है, उसको भी जोड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और लौटते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए ये अपना क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है, तो जिब्राल्टर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। भूमध्य सागर की कुंजी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और इस भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन अलग करता है, तो मैंने आपको बताया था पनामा नहर इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। आपके पास 24 नोट है, नोटबुक है, 32 पेंसिल है और 16 इरेजर है। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थी के बीच बराबरी से इस प्रकार बांटा जाता है कि कुछ भी शेष ना बचे। तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेंगी। देखिए कुल मिलाकर आपसे पूछा गया है, कुल मिलाकर आपको 24, 32 और 16 का क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ मतलब महासभा पूछा है। तो 24, 32 और 16 का महासभा क्या आता है, तो महासभा कैसे निकालते हैं, आपको दोनों संख्या के बीच में सबसे कम अंतर ढूंढना है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 8 है। और 24 और 16 के बीच का अंतर भी कितना है, 8 है। ठीक है, तो या तो इसका एचसीएफ 8 होगा या फिर 8 का कोई फैक्टर होगा। सबसे पहले हम 8 से चेक करते हैं कि 8 से तीनों संख्याएं कट रही नहीं कट रही। तो 8 से 24 भी कट रहा है, 32 भी कट रहा है और 16 भी कट रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये आपके 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से भिन्न कौन सा है। ठीक है, भिन्न संख्या बतानी है। देखिए क्या है भिन्न, 5 और 16 कितने होते हैं, 21 होते हैं, लेकिन यहाँ 22 दे रखा है। 6 और 19 कितने होते हैं, 25। 9 और 28 37। 4 और 13 17, यानी इन दोनों संख्या को जोड़ दे रखा है अंत में। जबकि 16 5 यहाँ पे 21 होना चाहिए था, है कितना, 22। तो यही क्या हो जाएगा, अंत 3 से भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 मीटर लंबे खंभे की छाया की लंबाई क्या होगी यदि सूर्य का अवनमन कोण कितना हो, 60 डिग्री का हो। अवनमन कोण दे रखा है 60 डिग्री का। देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका खंबा है जिसकी परछाई क्या है, ये वाली है। ठीक है, इसका अवनमन कोण यानी ये दे रखा है 60 डिग्री का दे रखा है। खंबे की लंबाई कितनी है, 25 मीटर। पूछा क्या है, इसकी परछाई यानी ये पूछिए, एक्स की वैल्यू पूछिए। तो ये tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा। लंब कितना हो जाएगा एक्स, आधा कितना है 25। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो √3 बराबर एक्स बटे में 25। तो एक्स बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, 25√3। परछाई कितनी हो जाएगी, परछाई हो जाएगी 25√3 मीटर की। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले थे सत्यशोधक समाज के संस्थापक। इनकी एक पुस्तक भी है, पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी। गुलामगिरी इन्हीं की पुस्तक है। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम क्या है, गीता रहस्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 13 और 12 इकाई है। थीटा त्रिभुज का न्यून कोण है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बताइए।
देखिए, ये आपका तो मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितनी है, 5, 12 और 13। ये मान लीजिए 5 है, ये 12 है और ये 13 है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग होता है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। ये मान लीजिए ये वाला कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण यानी कि 12/13 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण यानी कि 5/13। आधार समान है तो ऊपर वाला अंश जुड़ जाएगा, 12 और 5 17, 17/13। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 17/13, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित चित्र में कुल कितने वर्ग हैं, इसमें वर्गों की संख्या बतानी है आपको। तो देखिए, सबसे छोटा वर्ग ये वाला ए है, फिर आपका ये बन जाएगा 1, फिर आपका ये बन जाएगा। कितने वर्ग हो गए, 1 2 3, 1 2 3, 3 वर्ग हो गए। ऐसे 3 इधर हो जाएंगे, 3 यहाँ पे हो जाएंगे और 3 आपके यहाँ पे हो जाएंगे। कुल मिला के 3 चौक 12 वर्ग तो आपको ये हो ही गए। इसके अलावा एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा इस पूरा बड़ा वाला, एक आपका ये पूरा सबसे बड़ा वाला। कुल मिला के 3 वर्ग आपके और हैं। कुल मिला के कितने वर्ग हो गए, कुल मिला के आपके 15 वर्ग हो गए, ऑप्शन नंबर 3। शब्द लैपारोस्कोपी के अक्षरों के क्रम को अपरिवर्तित रखते हुए एवं प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करते हुए इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी उनका अर्थ निकलना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बनेगा आपका लैप। लैप मतलब क्या होता है, गोद। और एक बनेगा आपका कॉपी। तो कितने शब्द बन सकते हैं इसमें, 2। एक बनेगा लैप और एक बनेगा कॉपी। लैप का मतलब क्या होता है, गोद। कॉपी का मतलब आप जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी आपको यहाँ बताना है क्या आएगा। देखिए क्या रिलेशन बनना है इसमें। देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे भी एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब आना चाहिए था। चेक करिए कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए सर्कल तो आएगा नहीं, सर्कल यहाँ पे कहीं भी नहीं दे रखा, सर्कल तो आएगा नहीं। सर्कल नहीं दे रखा तो ये भी नहीं आएगा, तीर भी नहीं दे रखा तो ये भी नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन नंबर 1। 2 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक दर पर जमा की गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 15 है। तो जमा की गई धनराशि क्या होगी। देखिए या तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, तो अंतर बराबर होता है पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। पी क्या है, मूलधन, आर क्या है, धन। अंतर कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। मूलधन आपसे पूछा है, दर दे रखी है 5% की, 5 गुणा 5 हो जाएगा बटे में 100 गुणा 100। ठीक है, 5 से कटेगा 20 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 20 20 400, 400 इंटू 15 यानी कि 6000। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, 15 गुणा 400 यानी कि 6000, ऑप्शन नंबर 1। नीचे 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है, भिन्न आकृति की आपको पहचान करनी है। इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा, देखिए। देखिए ये आपका यहाँ पर मोड़ रहा है इस तरीके से, यहाँ पे भी मोड़ रहा है, ये भी मोड़ रहा हुआ है, जबकि इस वाली आकृति में आपका सीधे सीधे जा रहा है। तो ये आपकी अन्य 3 से क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बजट परंपरा का आधार वर्ष 1944 में निर्मित एक प्लान संबंधित है। इसे किस नाम से जाना जाता है। भारत में जो बजट पेश किया जाता है उसका आधार वर्ष क्या, 1944 में एक प्लान बना था, उसके आधार पर पेश किया जाता है। तो प्लान क्या था, तो प्लान का नाम था बॉम्बे प्लान। ये प्लान किसने बनाया था, ये प्लान 4 लोगों ने मिलकर बनाया था। कौन कौन 4 लोग थे, एक तो आपके थे घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला, एक थे जमशेदजी टाटा, तीसरे थे आपके श्री राम, ठीक है, और चौथे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन कौन थे, एक तो थे घनश्याम दास बिरला, एक जमशेदजी टाटा, एक थे लाला श्री राम और एक थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन 4 लोगों ने मिलकर बॉम्बे प्लान बनाया था। उसके आधार पर ही बजट परंपरा जो है शुरुआत हुई थी। ये 15 वर्ष के लिए बनाया था बॉम्बे प्लान, बाद में 5-5 साल के लिए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 बकरियां अथवा 6 भेड़ें, 4 बकरियां अथवा 6 भेड़ें एक खेत को 50 दिनों में चर सकती हैं।
4 बकरी मान लीजिए या फिर 6 भेड़ मान लीजिए। 4 बकरी अथवा 6 भेड़। भेड़ को हम दर्शाते हैं ऐसे, ठीक है। 4 बकरी 6 भेड़ के बराबर है, तो 2 बकरी कितने भेड़ के बराबर होंगे? तो 2 बकरी 3 भेड़ के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 4 बकरियां 6 भेड़ अथवा 6 भेड़, एक खेत को 50 दिनों में चल सकती हैं। 6 भेड़ें कितने में चल सकती हैं? 50 दिन में। तो कुल मिला के काम कितना हो गया? 6 इंटू 50। अब कह रहा है 2 बकरियां और 3 भेड़ें। यहाँ तो अथवा लगा हुआ था, यहाँ पे और लगा हुआ है। तो 2 बकरियों को यदि हम भेड़ में तुलना कन्वर्ट करेंगे तो कितनी भेड़ के बराबर होगा? 3 भेड़ के बराबर। तो 2 बकरियों को जब हम 3 भेड़ रख सकते हैं, तो 3 भेड़ हमें यहाँ से मिल जाएगा, 3 भेड़ ये दे रखा है। तो इसका मतलब 6 भेड़ें कितने दिन में चल देंगी? उसको मान लेते हैं x दिन में चल देंगी। यहाँ पे दे रखा है 6 भेड़ें कितने दिन में चल देंगी? 50 दिन में। तो ये बराबर हो जाएगा 6 गुणा x दिन में। 6 से 6 खत्म, कितना आ जाएगा? x बराबर 50 दिन में, ठीक है। ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको, जब ये पता है कि यहाँ पे भी 6 भेड़ें बन रही है, यहाँ पे भी 6 भेड़ें बननी है। 6 भेड़ें 50 दिन में चल रही हैं, और यहाँ पे भी कितनी भेड़ें बन रही है? 3 भेड़ तो ये है ही है, वो 2 बकरियां भी 3 भेड़ के बराबर है। तो तीनों 3 6 भेड़ें, 6 भेड़ें यहाँ पे 50 दिन में चल रही है, तो यहाँ पे 50 दिन में चलेगी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यदि मान लीजिए 6 की जगह कुछ और संख्या दे रखी होती तो अब आपको इस तरीके से करना होता है। क्लियर? चलिए आगे देखिए। एक पंक्ति में राजू का स्थान आगे से 13वां है और पीछे से 6ठा है। कोई पंक्ति है, ये मान लीजिए यहाँ पर राजू बैठा है, इधर से देखेंगे तो ये 13वां है और इधर से देखेंगे तो ये 6ठा है। तो इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल विद्यार्थी कैसे निकालते हैं? तो 13 और 6 को जोड़ लीजिए। 13 प्लस 6 कितना हो गया? 19। 19 में से 1 हटा दीजिए, कितना जाएगा? 18। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 18। जब दोनों तरफ से एक ही स्थान पर कॉमन हो तो दोनों को जोड़ लीजिए और 1 हटा दीजिए। 13 6 19 माइनस के 1 यानी कि 18। तो कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे आपके? 18। संघ एवं राज्यों के मध्य करों के विभाजन से संबंधित कौन कार्य करता है? यानी करों का विभाजन कौन करता है राज्यों और केंद्र के बीच में? वो करता है आपका वित्त आयोग। कौन करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 280 में है। और अभी हाल ही में क्या हुआ? वित्त आयोग के अध्यक्ष को चेंज कर दिया गया है। तो 16 में जो वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये करंट का क्वेश्चन है। कौन बने? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया बने, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगड़िया बने। नेक्स्ट देखिए, x माइनस बाई, बाई माइनस के जेड, जेड माइनस के एक्स बटे में x माइनस बाई का होल क्यूब प्लस बाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब किसके बराबर होगा? तो देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो? 0 के बराबर हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है? 3abc के बराबर होता है, ठीक है। ये नियम आपको पता होना चाहिए। यदि तीनों का जोड़ 0 के बराबर है तो तीनों का जो क्यूब बनेगा वो 3abc के बराबर बनेगा। अब इसको चेक करिए, x माइनस बाई, बाई माइनस जेड, जेड माइनस के एक्स। यदि हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे x माइनस के बाई प्लस बाई माइनस के जेड प्लस जेड माइनस के एक्स। एक्स से एक्स खत्म, बाई से बाई खत्म, जेड से जेड खत्म, यानी तीनों का जोड़ कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब तीनों के क्यूब का प्लस किसके बराबर होगा? 3abc के बराबर होगा। तो a की वैल्यू कितनी थी? a की वैल्यू थी x माइनस के बाई। तो ऊपर कितना बचेगा? ऊपर बचेगा x माइनस के बाई। 1 मिनट रुकिए, जैसा लिखा है पहले वैसा लिख लीजिए ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लस के जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। अब मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि तीनों का जो जोड़ है वो 0 के बराबर है, तो तीनों का जो क्यूब होगा वो 3abc के बराबर होगा। तो तीनों का क्यूब, तो abc की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? तो तीनों के क्यूब की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? तीनों के क्यूब की जगह पर लिख सकते हैं हम 3abc। तो ऊपर तो जो लिखा है वो लिखा रहेगा x माइनस के बाई, बाई माइनस के जेड और जेड माइनस के एक्स। नीचे कितना आ जाएगा? 3abc। 3 मतलब a की वैल्यू कितनी है? x माइनस के बाई, बाई माइनस के जेड और जेड माइनस के एक्स। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, ठीक है। ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 3। कितना आ जाएगा आंसर? 1/3। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेना में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मई 2024 को किस संगठन ने भारतीय सेना के साथ साझेदारी की है? बीपीसीएल, एचपीसीएल, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी या फिर आईओसीएल? तो भारतीय सेना के साथ साझेदारी किसने की है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल ने इसके साथ साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट देखिए, यदि मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज, मूल राशि और साधारण ब्याज के लिए अनुपात क्या है, 25:1 है। तो ब्याज की दर बताइए। 25:1 का मतलब क्या है, यदि आपका मूलधन 25 है तो आपको ब्याज कितनी मिल रही है, 1 रुपये ब्याज मिल रही है। 1 रुपये ब्याज कितने पे, 25 रुपये पे 1 साल की, तो कितने परसेंट की दर हो जाएगी, 25 से काट देंगे 4 बार, 4 एकम 4, 4% की दर हो गई। ऑप्शन नंबर 1, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है 25 रुपये पे, तो कितना परसेंट बनेगा, 4% का बनेगा। ऑप्शन नंबर 1। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रम रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए, ये जो श्रृंखला मैंने चेक करी थी, ये श्रृंखला कोई ढंग की बन नहीं रही है, इसमें कोई लॉजिक नहीं बन रहा था ढंग का। तो इस क्वेश्चन को आप डील करके देखना, यदि आपको कुछ समझ में आए लॉजिक तो मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताना, ठीक है। इसका मैं आंसर बताता हूँ आपको, कौन सा आंसर है इसका। इसका जो ऑप्शन है वो आपका 2 सही बैठ रहा है, ठीक है, इस बुक के हिसाब से। पर मुझे लॉजिक इसका समझ में नहीं आया था। यदि आपको लॉजिक इसका समझ में आ रहा है किस तरीके से बनाया इसने, तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड ऑकलैंड। तो नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग का समय टाइम पीरियड कितना था, 1844 से 1848। इसके समय क्या होता, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय ही हुआ था। नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाई थी, तो हार्डिंग ने लगाई थी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बच्चों के लिए शुरू की गई बीमा योजना क्या है। बच्चों के लिए शुरू की गई कौन सी है, अमृत बाल। बाल से आप पकड़ सकते हैं यहाँ से, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 के बाद जो निम्नलिखित में से क्या होगी, इन चारों में से कौन सी होगी। तो जो संख्या हमारी 12 से कटेगी उसका इकाई अंक हमेशा सम होगा, जबकि इसमें 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये दोनों आंसर हमारे नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो संख्या 12 से कटेगी वो 12 का फैक्टर 4 से भी कटनी चाहिए। 4 से कटने की शर्त क्या होती है, 4 से कटने की शर्त होती है कि अंत के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। यहाँ पे कितना है, 0, 2 है, यहाँ कितना है 32। तो 0, 2 तो 4 से नहीं कटता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा। ये कथन दे रखा है, यदि वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस क्या निकल सकता है इससे, वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, ठीक है। वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति, ऐसे तो कुछ बोला नहीं गया है इसमें। इसमें आपको कंडीशन दे रखी है कि वह कठोर परिश्रम करेगा तो जिंदगी में सफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका नहीं बनेगा। कठोर परिश्रम फल देता है, देखिए फल देता है आपको यहाँ पे बोला गया है कि यदि वो कठोर परिश्रम करेगा तो सफल हो जाएगा, तो ये फल ही तो मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका सही है, यानी कि जो आपका निष्कर्ष कौन सा निकल रहा है इसमें, निष्कर्ष आपका दूसरा निकल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो सभी को पता है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत रत्न है, ऑप्शन नंबर डी। 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, तो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। किस किस को मिला है वो भी नोट कर लीजिए। एक तो आपके कर्पूरी ठाकुर है, कर्पूरी ठाकुर। दूसरे हैं आपके चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तीसरे हैं आपके लालकृष्ण आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी। चौथे आपके हैं एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। 5 में कौन से, 5 में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 5 में आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है 5 में कौन से हैं, ठीक है। मुझे इनका नाम पता है पर मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया था। यानी आपसे पूछा रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल, नौका चालन, बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल। तो रोवर्स कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। फुटबॉल का संबंध और किस ट्रॉफी से है, तो डूरंड कप का संबंध किससे है, डूरंड कप और आपका संतोष ट्रॉफी, ये भी किससे संबंधित है, ये भी आपका फुटबॉल से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं CD और B एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है आपका ए बी और C, ठीक है। इसकी माध्यिकाएं, माध्यिका मतलब शीर्ष से डाली गई भुजाएं, शीर्ष से डाली गई रेखा जो सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांट देती है।
कौन कौन सी है? सी डी और बी ई है। ये तो फिगर गलत बन गया, सी डी और ई थी। चलो यहाँ बनाते हैं। कोई त्रिभुज ये है ए बी सी, इसकी बात करें सी डी और बी, सी डी आपका यहाँ बनेगा, बी आपका बनेगा इधर। ठीक है, आगे बोला क्वेश्चन को, जो एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? ओ पर काटते हैं। तो अनुपात ओ डी ई, त्रिभुज ओ डी ई, ओ डी ई यानी कि ये वाला त्रिभुज ओ डी ई और त्रिभुज ए बी सी का पूरे का अनुपात कितना होगा? तो देखिए ये जो त्रिभुज बनता है ये, और पूरे का जो त्रिभुज बनता है वो अनुपात होता है 1:12। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, ये क्या करना है आपको? डायरेक्ट याद रखना है। ये जो त्रिभुज बनेगा आपका, इसका अनुपात होगा 1 और पूरे का होगा 12। ठीक है, आपको क्या करना है? डायरेक्ट आपको याद ही रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। ये आपकी क्या है? प्रमेय है, तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। आप सिद्ध करके दिखाएंगे नहीं, ये आपको प्रमेय आपको याद रखनी है, 1:12। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को पहचानें जो पहले चित्र का जलपतवम है। इसका जलपतवम कैसे बनेगा? तो जो आकृति नीचे है वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो ये नीचे थी इस आकृति में, तो इस आकृति में कहाँ पे? ये ऊपर है। ठीक है, और तो किसी में है नहीं है, तो यही बनेगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः आधा तथा दोगुना कर दी जाए तो परिणामी क्षेत्रफल क्या होगा? परिणामी क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? मान लीजिए पहले जो आयत था, ये जो आयत है इस तरीका, इसकी लंबाई कितनी है? x है, चौड़ाई कितनी है? y है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x इंटू वाई। आप कह रहे हैं कि यदि लंबाई को आधा कर दिया जाए और चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए तो लंबाई हो जाए x/2 और चौड़ाई हो जाए 2y। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका x/2 गुणा 2y, दो से तो खत्म, यानी कि xy। यानी दूसरी कंडीशन में जितना क्षेत्रफल है उतना ही पहली कंडीशन में क्षेत्रफल था। तो दोनों की कंडीशन में क्या है? समान क्षेत्रफल आ रहा है। तो क्या होगा? क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, 52 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती किस राज्य में खोजी गई है? तो ये खोजी गई है आपकी गुजरात में। कहाँ के छात्रों ने खोजी है? तो केरल के छात्रों ने, जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने खोजी है। बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने खोज की थी। किसके नेतृत्व में की थी? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? तो आप कहेंगे त्रिभुजाकार है। ठीक है, कैसा आकार है? त्रिभुजाकार आकार है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार आकार है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों का तर्कसंगत क्रम नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा होगा? दूध, घास, लस्सी, गाय और दही। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले घास आएगा। घास किसको डाली जाएगी? तो गाय को। गाय क्या देगी? दूध देगी, दूध से दही बनेगा, दही से लस्सी बनेगी। सबसे पहले आपका आएगा 2, 2 के बाद में 4। 2 4 कहाँ पर है? सिर्फ ऑप्शन नंबर आपके 2 में ही दिया हुआ है। ठीक है, बाकी भी मैच कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश यानी गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं? तो ये तो क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर, इसी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 22 में बोला था कि भगवान का देश किसे कहते हैं? भगवान का, ईश्वर का देश कहते हैं केरल को। इसको कहते हैं केरल को। केरल की सुंदरता के कारण ही इसको ईश्वर का देश कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, देवभूमि किसे बोलते हैं? देवभूमि, देवभूमि बोला जाता है उत्तराखंड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ 1/3 मिलता है, बी को 1/4 मिलता है और सी को 5 रुपए मिलते हैं। तो ए को कितना लाभ मिला? देखिए, 3 व्यक्ति हैं आपके ए बी सी। तो ए बी सी है, ए को कितना मिला? 1/3 हिस्सा मिला है, बी को मिला 1/4। तो सी को कितना हिस्सा मिला होगा? हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुल हिस्सा 1 होता है, एक में से ए को मिल गया 1/3 और बी को मिल गया 1/4। एक में से शेष हिस्सा घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा? सी का हिस्सा निकल के आएगा 1 माइनस के 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 7, 7/12। एक में से हम 7/12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5/12। तो सी का हिस्सा कितना हो गया? 5/12 हो गया सी का हिस्सा। ये हिस्से की बात है। ठीक है, तो भिन्न रूप में सी का हिस्सा कितना है? 5/12 है, बी का हिस्सा 1/4 और ए का हिस्सा 1/3।
ये 5/12 कैसे निकल के आया? तो ये पूरा हिस्से में से यदि हमने ए और बी का हिस्सा घटा दिया तो हमें 5/12 मिल जाएगा। ठीक है, अब सी का हिस्सा कितना दे रखा है? तो दे रखा है आपको 5,000। तो 5/12 की वैल्यू दे रखी है आपको 5,000। 5 से कटेगा 1,000 बार, तो यहाँ से एक बार 5 से 5 एक बार कटा, 5 से कटा 1,000 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई? 1,000 गुणा 12, यानी कि 12,000। यानी कि जो पूरा हिस्सा एक है, जो कि पूरा हिस्सा एक था, वो कितना है? 12,000 है। और पूरे हिस्से का एक को कितना मिला है? 1/3 मिला है। तो एक ही पूछा था आपसे, तो एक का हिस्सा कितना हो जाएगा? 12,000 का 1/3, यानी कि 4,000। ठीक है, एक को कितना मिला है? एक को मिलाएगा 4,000 रुपये। ठीक, नेक्स्ट है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो लुप्त हैं, संकटापन्न है, खतरनाक है या बिल्ली है। तो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? सबसे पहले तो नोट करिए, IUCN जारी करता है। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय कहाँ पे? हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय है ग्लैंड में। कहाँ पर है? ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, बात करें किसके बारे में जानकारी देता है, तो ये देता है आपका संकटापन्न। संकटापन्न जो आपके जातियां होती हैं उनके बारे में ये लिस्ट जारी करता है। संकटापन्न का मतलब क्या है? जो विलुप्त होने वाली होती है। ठीक है, विलुप्त हुई नहीं है पर विलुप्त होने वाली होती है, जिन पर संकट आने वाला है, उनके बारे में जानकारी देता है रेड डाटा। IUCN जारी करता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, IUCN फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? फॉर्मूला नोट करिए, CaOCl2। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है पिग्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया था? पिग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। पिग्नोमीटर का वो करते हैं हम घनत्व को मापने के लिए। और हाइड्रोमीटर का प्रयोग भी, हाइड्रोमीटर का प्रयोग भी हम किसके लिए करते हैं? तो घनत्व मापने के लिए ही करते हैं। उच्च तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सीस्मोग्राफ। और किस स्केल पर नापते हैं इसको? रिक्टर स्केल पर नापते हैं। रिक्टर स्केल पर नापा जाता है। किस यंत्र से नापते हैं? सीस्मोग्राफ से नापते हैं। ठीक है, घनत्व नापने के लिए पिग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं और हाइड्रोमीटर का प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट है अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई है? मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार या फिर नृत्यांगना। तो अमृता शेरगिल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है आपका पेंटिंग से। पेंटिंग मतलब चित्रकार से। ये कौन है? ये आपकी चित्रकार है। ठीक है, कौन है? ये चित्रकार है। अमृता शेरगिल का एक उपनाम भी है, इनको बोला जाता है भारत का फ्रीडा काइलो। फ्रीडा काहलो। ठीक है, फ्रीडा काहलो एक प्रसिद्ध चित्रकार है और इनको उपाधि दी गई है। उपाधि क्या मतलब? इनको उपनाम दिया गया है कि अमृता शेरगिल कौन है? भारत का फ्रीडा काहलो है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? चित्रकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है? यानी आंकड़े के समूह में सबसे ज्यादा बार आने वाला मान क्या कहलाता है? बारंबारता या फिर बहुलक। ठीक है, क्या कहलाता है? बहुलक कह लीजिए या फिर बारंबारता। भारत में प्रथम मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी। भारत में पहली मोबाइल सेवा कौन सी प्रारंभ की गई थी? भारतीय एयरटेल, मोदी टेलस्ट्रा, मोटोरोला या फिर रिलायंस संचार। तो भारत में जो पहली मोबाइल सेवा प्रारंभ की थी वो की गई थी मोदी टेलस्ट्रा। कब की गई थी? 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? देखिए पहाड़ों पर क्या होता है, जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं ऊपर क्या होता है? ऊपर वायु का दबाव क्या होता है? कम होता जाता है। जब दबाव कम होगा तो उससे क्या होगा? क्वथनांक भी हमारा क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी जल का जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक मतलब जिस ताप पर द्रव उबलता है, तो क्वथनांक भी क्या होगा? कम होगा। तो जब क्वथनांक कम होगा तो वो कम ही ताप पर उबलने लग जाएगा। तो यही तो पूछा है, किस ताप पर? कम तापमान पर उबलने का कारण क्या है? क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो ऊपर वायु का दबाव कम होता है। दाब कम होने से क्वथनांक भी कम हो जाता है। तो इसका रीजन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है, युगतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? बात हो रही है उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले समर्थन किसने किया था? तो ऑप्शन है आपके ओपेरिन, डार्विन, स्पेंसर या फिर हैकेल ने। तो ये इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? स्पेंसर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को कितनी देर में पार करेगी? जब बिजली खंभे को पार करेगी कोई रेलगाड़ी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो दूरी कितनी हो जाएगी? इतनी मीटर लंबी रेलगाड़ी होगी और चाल आपको दे रखी है, समय आपसे पूछा है। चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में और दूरी दे रखी है मीटर में, समय पूछा सेकंड में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। 6 से काटेंगे 3 बार, 6 से कटेगा 10 बार, कितना हो जाएगा? 10 पंजे 50 बट्टे में 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हमें चाहिए क्या? समय चाहिए। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है? 75 मीटर। चाल कितनी है? 50/3, 50/3 बटे 3 ऊपर पंजा गुणा में सॉल्व करिए इसको। 50 से 25 से कटेगा 2 बार, 25 से कटेगा 3 बार, 3 तिया 9, 9/2, 9/2 का मतलब 4.5 सेकंड। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बता रखा है प्रैक्टिस सेटों में कि गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? ऑक्टेन संख्या बढ़ाते हैं। ऑक्टेन संख्या किससे बढ़ाई जाती है? तो टेट्रा एथिल लेड से, टेट्रा एथिल लेड यानी टेट्रा एथिल सीसा, इससे बढ़ाई जाती है। तो C2H5 का होल 4 और PV, ये फॉर्मूला होता है टेट्रा एथिल लेड का। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। ऑक्टेन संख्या किसको शो करती है? गुणवत्ता को शो करती है। पेट्रोल की गुणवत्ता को शो करती है ऑक्टेन संख्या। ठीक है, चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत किसकी जरूरत होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के किसकी जरूरत होती है? तो देखिए, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लिख लीजिए। हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है हमें वायुमंडल से, मतलब हमें मतलब पौधों को, और जल मिल जाता है जड़ों के द्वारा, और प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। और जो पौधों की पत्तियों का जो क्लोरोफिल भाग होता है, क्लोरोफिल, उसमें होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। CO2 और H2 मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज यानी C6H12O6 बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन क्या मिलती है? बाई प्रोडक्ट के रूप में हवा में चली जाती है। ठीक है, ये होता है आपका रासायनिक क्रिया का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो देखिए, 6 का गुणा कर दीजिए यहाँ पे, 6 का गुणा कर दीजिए यहाँ पे, और ऑक्सीजन से पहले भी 6 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। 6CO2 प्लस 6H2O बराबर C6H12 प्लस O6, C6H12O6 प्लस 6O2, ये आपका समीकरण क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो किस किसकी जरूरत पड़ती है? प्रकाश की जरूरत पड़ती है यानी धूप की, क्लोरोफिल की और जल की H2O की। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे तीन ही ऑप्शन दे रखे हैं, धूप की पड़ेगी, जल की पड़ेगी, पराहित यानी क्लोरोफिल की पड़ेगी, यानी कि इन सभी की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 16 की पावर 5/4 का मान बताइए। देखिए, आपको दे रखा है 16 की पावर 5/4, तो हम 16 को ले सकते हैं 2 की पावर 4, उसकी पावर दे रखी है 5/4। आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर जो घातें होती है उनका आपस में क्या होता है? गुणा हो जाता है। तो इसको हम ले सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 5/4, 4 से 4 खत्म, कितना बचेगा? 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 किसके बराबर होता है? 32 के बराबर। इसका आंसर कितना है? इसका आंसर आएगा 32। एक चार में से सबसे छोटी किस संख्या को हटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग होगी? देखिए, या तो आप इसको डायरेक्ट घटा घटा के देख लीजिए कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग मिल जाएगी, लेकिन तो आपको पता होना चाहिए 1000 से कम जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो कितनी होती है? 961 होती है, जो किसका वर्ग होता है? 31 का वर्ग होता है। तो 1000 में से 961 लाने के लिए हमें कितना घटाना पड़ेगा? तो हमें 39 घटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। बार बार एक्स और वाई मान के करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पहले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में कहाँ आयोजित किए गए थे? राष्ट्रमंडल खेल इनको बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स भी बोलते हैं। सबसे पहले कहाँ किए गए थे? ये आपके हैमिल्टन कनाडा में खेले गए थे। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल किन किन देशों में होते हैं या फिर राष्ट्रमंडल खेलों में कौन कौन देश भाग ले सकते हैं? तो ऐसे देश जिन पर कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन रहा होगा, ब्रिटेन की कॉलोनी रही थी वो,
वही देश इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल में जो ब्रिटेन के अंडर में रहे थे कभी ना कभी, तो वही देश इसमें भाग ले सकते हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन है वो अब से पूछा कि 1930 में कहाँ पर हुए थे, हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी कुछ भाषा में इस एम्बेजल को इस तरीके से लिखा जाता है, तो मैक्सिमाइज को किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए इसका क्या लॉजिक बनाया इसमें, यानी दो दो करके उल्टा करके लिखा गया। जैसे ई एम है यहाँ पे, पहले लिख दिया ई एम को उल्टा कर दिया एम ई, फिर बी ई को उल्टा कर दिया ई बी, जेड जेड का उल्टा तो दोनों जेड जेड ही रहेगा, फिर एल ई का उल्टा कर देंगे ई एल। दो दो को उल्टा करके लिखा गया है। एम ए का उल्टा क्या हो जाएगा ए एम, ठीक है, ए एम। एक्स आई का उल्टा क्या हो जाएगा आई एक्स, सॉरी आई एक्स। ए एम आई एक्स, ए एम आई एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, ए एम आई एक्स यहाँ पर है, और तो कहीं है नहीं है, तो यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। बाकी की चेक करने की क्या जरूरत है जब आंसर मिल गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से समानता चुनिए। मधुमक्खी, चमगादड़, चिड़िया, कौवा सभी पक्षी हैं। ये मधुमक्खी पक्षी की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, तो ये सभी पक्षी तो आपका गलत हो जाएगा। और बाकी देखिए सभी स्तनधारी हैं, तो देखिए कौवा स्तनधारी में नहीं आता है, ये भी नहीं होगा, चिड़िया भी नहीं आती स्तनधारी में, तो ये भी तो नहीं होगा। सभी उड़ते हैं, मधुमक्खी उड़ती है, चमगादड़ भी उड़ती है, चिड़िया भी उड़ता है, कौवा भी उड़ता है, तो ये सब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका क्या है, सही आंसर है। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं का अंतर कितना है, 14 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 120 सेंटीमीटर है। तो परिमाप बताइए। देखिए समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं दो, उनका अंतर कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। ठीक है, आपको जो समकोण वाले जो ट्रिपलेट होते हैं वो कुछ ना कुछ आपको याद होने चाहिए। जैसे आपको बेसिक ट्रिपलेट तो पता ही होगा, जैसे 3 4 5। ठीक है, इसमें जब हम किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारी ट्रिपलेट निकल के आएगा। तो और एक आपने पढ़ा होगा 5 12 और 13, जो कभी आपके इसी प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं आया था, 5 12 13। ठीक है, तो जैसे हम इस वाले में प्रैक्टिस, इस वाले टेम्पलेट में, यहाँ पे हम इस वाले टेम्पलेट में, ये भी बेसिक टेम्पलेट है, ये भी बेसिक टेम्पलेट है। इसमें भी यदि हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तब भी हमारा वो टेम्पलेट ही निकल के आएगा। इसमें भी हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हम हमारा टेम्पलेट ही निकल के आएगा। तो यदि हम इसमें 2 से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं, 2 से, ठीक है, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26। ये भी आपका क्या बनेगा, टेम्पलेट ही बनेगा। इन 10 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग बराबर किसका होगा, 26 के वर्ग के बराबर होगा। तो यदि आधार को हम 10 मान लें, लंब को हम 24 मान लें, तो हमारा कर्ण कितना मिल जाएगा, 26। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप इसी टेम्पलेट पर आधारित क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, कैसे बनाया हुआ है, तो समकोण बनाने वाली भुजाओं का अंतर कितना है, 10। समकोण कौन सा बना रही है, ये दोनों भुजा बना रही है, इन दोनों का अंतर कितना है, 14 है। अंतर कितना है, 14। 24 और 10 का अंतर कितना होता है, 14 होता है। अब उसका क्षेत्रफल दे रखा है 120, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकलते हैं, 1/2 आधार यानी 10 गुणा लंब यानी कि 24, 2 से कटेगा 5 बार और 24 बन 120। क्षेत्रफल कितना आ गया, 120। इसका मतलब इसी टेम्पलेट पर आधारित क्वेश्चन बनाया गया है। आपसे पूछा क्या, परिमाप पूछा है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजाओं का योग मतलब 10 और 24, 34 प्लस 26 यानी कि 60। परिमाप कितनी आ जाएगी, परिमाप तीनों भुजाओं का योग यानी कि 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको थोड़ा दिमाग चलाना है कि किस टेम्पलेट पर आधारित है, क्योंकि समकोण त्रिभुज दे रखा तो आपको ये टेम्पलेट वगैरह कुछ याद होने चाहिए। बाकी फिर नहीं तो एक्स ए और बी मान के करोगे या एक्स और वाई मान के करोगे तो बहुत टाइम खाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित था। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की, रुड़की कहाँ पर पड़ता है, ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है आईआईटी रुड़की। भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है। जो अंटार्कटिक में पहला अनुसंधान स्टेशन भेजा गया था भारत के द्वारा, वो कौन सा था, वो था आपका दक्षिण गंगोत्री। कौन सा था, दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री के बाद में 2 मिशन और भेजे गए। दक्षिण गंगोत्री के बाद भेजा गया है आपका भारती, और फिर उसके बाद भेजा गया मैत्री। फिलहाल कितने भेजे गए, तो फिलहाल 3 भेजे गए, दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। देखिए यहाँ थोड़ा सही कर लीजिए, 3 स्टेशन तो भेजे गए हैं। पहले सबसे पहले भेजा गया था दक्षिण गंगोत्री, फिर भेजा गया था मैत्री, फिर भेजा गया है भारती। भारती आपको 2012 में लेटेस्ट भेजा गया है। ठीक है,
तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, लगभग लगभग मान लीजिए करंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अभी हाल ही में भेजा गया वो कौन सा है, वो भारतीय है। ठीक है, सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री, फिर मैत्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनकी शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 20%, औसत आयु 10% बढ़ जाती है। यानी पहले कितना था, 20 थी औसत आयु, 10% बढ़ गई, मतलब 10% बढ़ने का मतलब क्या है, 20 का 10% कितना होता है, तो आप कहेंगे 20 का 10% होता है 2। यानी कि 2 से औसत आयु कितनी बढ़ गई, औसत आयु आपकी 2 वर्ष से बढ़ गई है। ठीक है, पूछा क्या, शिक्षक की आयु बताइए। तो देखिए, यदि शिक्षक जितनी औसत आयु पहले थी, यदि वो शिक्षक उतनी ही साल का होता तो हमारे कुल एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, औसत के बराबर यदि कोई संख्या औसत में जोड़ी जाए या फिर घटाई जाए तो हमारे कुल औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि औसत के बराबर यदि कोई संख्या औसत में जोड़ी जाए या फिर घटाई जाए तो हमारे कुल औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन औसत क्या है, 2 वर्ष बढ़ गया है, इसका मतलब जो संख्या जोड़ी गई है वो औसत से ज़्यादा जोड़ी गई है। तो कितनी ज़्यादा जोड़ी गई है, तो औसत के बराबर तो वो संख्या आई होगी, यानी 20 साल का तो वो जो शिक्षक है वो होगा ही होगा, प्लस कितना और एक्स्ट्रा लेके आया हो जिसकी वजह से सबके हिस्से में 2-2 वर्ष एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। तो 11 खिलाड़ी पहले से थे, तो एक शिक्षक वो खुद खुद एक शिक्षक वो खुद था, तो कुल मिला के 12 खिलाड़ियों के हिस्से में 2-2 वर्ष और एक्स्ट्रा पड़ गए। तो 12 दूनी 12 गुणा 2 यानी कि 24 वर्ष वो एक्स्ट्रा लेके आया होगा। 20 साल तो वो लाया ही होगा और 24 साल और एक्स्ट्रा लेके आया होगा। तो कुल मिला के वो कितने साल का होगा, तो वो आपका 44 साल का। कितने साल का होगा, 44 साल का होगा। ठीक है, यानी 20 साल तो उसको एवरेज के बराबर लाना ही पड़ेगा और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा लेके आया होगा उम्र 20 साल से, जिसकी वजह से सबके हिस्से में 2-2 साल एक्स्ट्रा बढ़ गए। तो कितने लोग हैं, तो आप 11 खिलाड़ी थे, एक वो शिक्षक था, कुल मिला के 12 लोगों के हिस्से में 2-2 साल एक्स्ट्रा बढ़े। तो 12 दूनी 24 साल एक्स्ट्रा लेके आया है, यानी कि 24 साल एक्स्ट्रा प्लस 20 साल एवरेज के बराबर, यानी कि 44 साल लेके आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन है, 6 छात्र ए बी सी डी ई और एफ जमीन पर बैठे हुए हैं। ए और बी का संबंध रूबी हाउस से है। ए और बी का संबंध किससे है, रूबी हाउस से। जबकि शेष का संबंध एमरोल्ड हाउस से, यानी कि सी डी ई एफ किससे संबंधित है, तो एमरोल्ड से। ठीक है, क्लियर। अब डी और एफ क्या है, लंबे। डी और एफ लंबे, अन्य छात्रों को कद छोटा है। यानी लंबे वाले सिर्फ कितने हैं, तो डी और एफ है। डी और एफ क्या है, लंबे हैं, बाकी सब क्या है, छोटे हैं। सी और डी ने चश्मा लगाया है जबकि अन्य छात्रों ने लगाया। चश्मा किसने लगाया है, सी और डी ने लगाया। ये चश्मा वाले हैं, बाकी किसी ने चश्मा नहीं लगाया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है आपका, देखिए थोड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये दे रखा है आपका। क्वेश्चन में कह रहा है कि एमराल्ड हाउस की कौन सी लड़की लड़की लंबी है। एमराल्ड हाउस की कौन सी लड़की लंबी है और चश्मा पहने हुए है। देखिए एमराल्ड हाउस कौन सा है, सी डी ई एफ है। ठीक है, और लंबे कौन कौन है, सिर्फ डी और एफ है। तो जो भी आपका जी यहाँ पे लंबी पूछा है, तो जो भी आपका आंसर होगा वो डी और एफ में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि यही सिर्फ 2 लंबे हैं। तो देखिए यहाँ पे ना तो एफ दे रखा है, और सॉरी यहाँ पे सिर्फ क्या दे रखा है आपको, डी दे रखा है, एफ तो दे नहीं रखा। तो आपका सिर्फ एक ही आंसर मैच कर रहा है। और यहाँ पे देखिए चश्मा लगाने वाले कौन से हैं, सी और डी है। तो सी और डी में से कोई एक आंसर होगा, और जबकि लंबे से कौन से, डी और एफ है। दोनों में मैच कौन कर रहा है, डी मैच कर रहा है। यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन को देखिए नेक्स्ट को। 2 पुरुष अनिल और डेविड, 2 महिलाएं शबनम और रेखा एक विक्रेता समूह में है। ठीक है, कौन कौन लोग हैं, एक तो अनिल है और एक आपका डेविड है। 2 महिलाएं कौन कौन सी हैं, शबनम है और रेखा है। ठीक है, ये 4 लोग हैं। अब कह रहा है कि जिनमें केवल 2 तमिल भाषी हैं तथा अन्य 2 मराठी भाषी हैं। 2 तमिल भाषा बोलने वाले हैं, 2 मराठी भाषा बोलने वाले हैं। इनमें से केवल एक पुरुष और एक महिला कार चला सकते हैं। ठीक है, शबनम मराठी भाषा बोलती है। शबनम कौन सी बोलती है, मराठी बोलती है। अनिल तमिल बोलता है, अनिल तमिल बोलता है। ठीक है, रेखा और डेविड दोनों कार चलाते हैं, यानी रेखा और डेविड, रेखा और डेविड क्या चलाते हैं, कार चलाते हैं। रेखा और डेविड चलाते हैं कार। अब बोला है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें सत्य कथन बताना आपको कौन सा है। देखिए, दोनों तमिल भाषी कार चला सकते हैं। देखिए दोनों तमिल भाषी कार चला सकते हैं, ये कंफर्म नहीं है कि ये डेविड तमिल से बोलता है या फिर मराठी बोलता है, तो ये कंफर्म नहीं है, यानी पहला कथन आपका सत्य नहीं हो सकता। दोनों तमिल भाषी कार चला सकते हैं, ये कथन आपका सत्य नहीं है। दोनों मराठी भाषी कार चला सकते हैं, ये भी कथन सत्य नहीं है, क्योंकि इन दोनों का कोई कंफर्म नहीं है कि ये मराठी बोल रहा है कि ये वाला मराठी बोल रहा है।
अभी इसमें कुछ बोला नहीं गया है। दोनों कार चलाने वाले मराठी हैं, तो दोनों कार चलाने वाले मराठी नहीं होंगे, क्योंकि एक तो मराठी है आपका, ये हो गया। तो इनमें से एक तमिल वाला होगा, एक मराठी वाला होगा, क्योंकि आपसे बोला है क्वेश्चन में कि दो तमिल भाषी बोलते हैं और दो मराठी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत होगा। दोनों कार चलाने वाले मराठी भाषी हैं, तो ये भी गलत होगा। ये दोनों तो एक ही बात होगी। लास्ट चेक करिए, कार चलाने वालों में से कोई एक तमिल भाषी होगा। देखिए तमिल बोलने वाले कितने हैं, दो हैं, तो इन दोनों में से कोई एक तमिल भाषी तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि तमिल भाषी कितने हैं, दो हैं, जिनमें से एक तो ये हो गया, तो इनमें दोनों में से कोई एक तमिल भाषी तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब जो पूरी तरह सत्य है वो कथन कौन सा है, वो आपका कथन नंबर 4 है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 100। एक कंपनी को एक सुपरवाइजर चाहिए जिनके लिए योग्यता निम्न है। आवेदक ने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, आवेदक के पास 5 वर्ष का अनुभव हो, आवेदक अंग्रेजी भाषा बोलना जानता हो और आवेदक की ऊंचाई 5 फीट 1 इंच हो। 1/1/2019 को आवेदक की आयु 18 वर्ष हो चुकी हो। अब हरी इंटर पास है, उसने अभी हाल ही में इंटर पास है, इन्हें इंटर वाली योग्यता मिल गई इसको। उसे अभी हाल ही में 25वां जन्मदिन मनाया है, 18 साल से अधिक होना चाहिए, ये भी योग्यता है। सुपरवाइजर सुपरवाइज के कार्य को उसे 7 साल का अनुभव है, अनुभव चाहिए था 5 साल का, तो ये भी योग्यता है। और उसकी लंबाई कितनी है, 6 फीट, लंबाई कितनी चाहिए थी हमें, 5 फीट 1 इंच, यानी ये भी योग्यता है। लेकिन देखिए अंग्रेजी भाषा के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, अंग्रेजी भाषा के बारे में इसमें कुछ भी नहीं बोला गया है। तो चयन किया जाएगा, चयन नहीं किया जाएगा, चयन पर विचार नहीं किया जाएगा, या फिर आंकड़े अपर्याप्त है। तो ये अंग्रेजी भाषा के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, तो आंकड़े क्या होंगे, अपर्याप्त होंगे। हम नहीं कह सकते कि वो उसको अंग्रेजी जानता है कि नहीं जानता है, तो उसका चयन करना या नहीं करना अभी कंफर्म नहीं हो सकता। इसका मतलब आंकड़े क्या है, अभी आपके अपर्याप्त है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।